अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 6 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम्हारी इतनी औकात है जितनी ऊंची आवाज़ में तुम इस पर चिल्ला रही थी। गरजदार लहजे में वो मुलाजमा पर धारा था जो डर के मारे अम्मा के पीछे हो गई थी। साईं गलती हो गई, मनमनाती हुई वो इसे जहर लगी थी। कैसे गलती हो गई? अब की बार वो अम्मा का लिहाज ना करते हुए इसके मुकाबिल खड़ा हुआ था। साईं माफ़ी साईं, दोबारा गलती नहीं होगी। आंसू बहाती वो अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना आधा मुंह छुपाए रो रही थी, जिस पर मुकाबिल को मजीद गुस्सा आ रहा था। अपना मर्तबा देखो बीबी, और ज़ुबान की रफ्तार नापो, दोनों ही तुम्हारे कद और औकात से बाहर हैं। सकीना की ज़ुबान और छोटे कद पर तंज करता हुआ वो भपरा था। 1 घंटा है तुम्हारे पास, जाओ और अपना सामान बांधो। दूसरे घंटे के पहले मिनट में अगर मुझे तुम्हारी शक्ल भी दिखाई दी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुकाबिल के खौफ से वो वैसे ही डर रही थी। अब इसके हवेली से निकालने की बात पर वो इसके पीछे खड़े रजब को उम्मीद भरे नज़रों से देख रही थी, जहाँ साफ लिखा था कि इसे कोई उम्मीद ना रखे। साईं, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अकेली कहाँ खाक छानती फिरूंगी। नसीमा फ़ौरन इसे इसके पैरों में सर रखकर बोली, ओ बीबी, ये ड्रामे किसी और को दिखाना। नसीमा के अपने पैरों में सर रखते देख कर वो बिदक कर पीछे हुआ था। और ये तुम्हें किसने कहा है कि तुम अकेली जा रही हो अपने बच्चों को लेकर? ये रजब है ना तुम्हारी मजाजी खुदा, ये जाएगा तुम्हारे साथ? वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है। रजब की शामत भी साथ आई थी नसीमा की बेवकूफ़ी की वजह से। नहीं साईं, माफ़ कर दें। रजब के चेहरे पर अपने लिए ख़तरनाक तासुरात देख कर वो इल्तिजाई लहजे में बोली थी। अच्छा अच्छा। वो फिर से 2 कदम पीछे हुआ। जाओ और बीबी से माफ़ी मांगो। मुकाबिल का दिल पसीज गया था। साईं, सिर्फ माफ़ी नहीं, मैं तो इनके पैरों में पड़कर नाक रगड़ूंगी। आंसू पूछती हुई वो रजब को देख रही थी, जो सुख का सांस भरता चेहरा ऊपर किए खुदा का शुक्रगुजार था, जिसने आज इसे हवेली से निकलने से बचा लिया था, वरना इसकी बीवी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हवेली से निकलवाने की। माफ़ी ही मांग लो, वही काफ़ी है। और अम्मा तुम? नसीमा की साइड से निकलता हुआ वो अम्मा के पास आया था, जो इससे बेखीनी से देख रही थी। आप तो जानती हैं इसे नापसंद भी जानती होंगी। अम्मा ने मुस्बत में गर्दन हिलाई थी। बस फिर आज से बीबी की पसंद का खाना इन्हें दिया जाएगा और इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कहकर वापस से नसीमा के पास आ रुका था, जो अब खामोशी से सर झुकाए खड़ी हुई थी। अम्मा खाना बनाएंगी और तुम बीबी को खाना देकर आओगी। बना अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाए, वो तंबीह करता हुआ रजब को अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ वहाँ से गुजर गया। अम्मा, मुझे साईं के तेवर सही नहीं लग रहे, वरना कोई दुश्मन की बेटी का इतना ख्याल रखता है? नसीमा ने अपना तज्जिया दिया, जिस पर अम्मा ने इसे घूरा था। जाकर बीबी से माफ़ी मांग कर आओ, ये ना हो तुम्हारे और रजब के साथ मुझे भी हवेली से निकाल दे साईं। नसीमा की बात पर गौर करती हुई अम्मा बिना तासुरात दब लिए बोली, जिस पर नसीमा फ़ौरन से बंद कमरे में मौजूद अंशाल के पास गई थी। नहीं, बिला आखिर कफल टूटा था। महराज को उठते हुए देख अब ना की कोई गुंजाइश नहीं। मिस एमन, आपकी खामोशी ने बयान कर दिया है कि आपका भी हाथ है अंशाल के अगवा होने के पीछे, यकीन से कहता हुआ वो एमन की हैरत से फटी हुई आंखों को देख रहा था। सर, मैं नहीं जानती, भराई लहजे में बोली। अच्छा, तो फिर आपने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? पैंट की जेब में हाथ दिए वो संजीदगी से पूछ रहा था, जबकि ग्लासेस के पीछे छुपी इसकी शहद रंग आंखें मुस्कुरा रही थी। मैं डर गई थी सर, वो मनमनाई थी। डर तो हमेशा इन्हें लगता है जो गलत होते हैं। महराज अब भी शक भरे लहजे में मुखातिब हुआ था। सर, मैं खुद इंशाल की गुमशुदगी की सोचकर परेशान हूँ और मुझे बहुत अजीज़ है, और मैं क्यों इसे किडनैप करवाऊंगी जबकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एमन भराई हुई आवाज़ में बोल रही थी, सर झुकाए हुए। महराज इसे सुन रहा था। कहाँ से शुरू हुई आपकी दोस्ती? महराज ने कमरे में चक्कर लगाना शुरू किया। थ्री क्लास से। लब दबाए वो खुद को मजबूत करने की सही कर रही थी। इस पूरे अरसे में अंशाल कितनी बार आपके घर आई हैं? वो एमन के पीछे रुका था। यही कोई 3-4 बार। असबात में गर्दन हिलाता हुआ वो पुरसोच अंदाज में मुस्कुरा रहा था। 3 क्लास से लेकर अब तक कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो या अंशाल ने कभी जिक्र किया हो? संजीदगी से एमन के चेहरे पर नजरें जमाए हुई था। ऐसी कोई बात नहीं है। एमन लब दबाए बोली, आपके अलावा इनकी कोई दोस्त या मुखालिफ? गिलासेस उतार कर हाथ में पकड़े हुए महराज एमन के मुकाबिल खड़ा हुआ था। अंशाल के स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक मेरे अलावा कोई किसी का साथ ना दोस्ती थी और ना मुखालिफिन तो बहुत दूर की बात है सर। वो हमेशा से अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। महराज के संजीदा चेहरे को खौफ से देखती हुई एमन जवाब देकर खामोश हुई थी। 3 क्लास से लेकर अब तक वो आपके घर कोई 3-4 बार आई हैं, यही बताया था ना आपने? महराज ने तस्दीक चाही थी। जी। क्या वजह थी इतने अरसे की दोस्ती में वो आपके घर 4 बार आई हैं? कोई ख़ास वजह?
तफ्तीशी अंदाज में पूछता हुआ वो एमन के परेशान चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, वो बहुत कम आती जाती थी बाहर। एमन के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इससे कुछ छुपा रही है। आप कितनी बार गई हैं अंशाल के घर? महराज ने अचानक से इसे सवाल किया था। तकरीबन हर हफ्ते। हाथों से पेशानी पर आए पसीने की नन्ही बूंदों को साफ करती वो घबराहट में जवाब दे गई थी। हर हफ्ते? महराज की पेशानी पर बल पड़े। आप हर हफ्ते जाती थी अंशाल के घर, वो आपके घर आती भी नहीं थी। आपने बताया क्योंकि वो घर से बाहर कम आती जाती थी। फिर आप किस खुशी में हर हफ्ते जाती थी अंशाल के घर? महराज घुमा फिरा कर वापस से बंदूक एमन के कंधे पर रख गया था। वो अंशाल मुझे बुलाती थी। एमन की बात पर महराज का बुलंद बाग कहकहा कमरे में गूंजा था। अंशाल के लिए जाती थी या ऐशो इशरत के लिए? आबरू उचकाता हुआ एमन को देख रहा था। आप ही हैं जिसने अंशाल को अगवा करवाया है? एमन की पेशानी पर फिर से पसीना आया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो फ़ौरन से बुद की। मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब आपने ही करवाया है मिस एमन। मोरना अंशाल की किसी के साथ क्या दुश्मनी? वो सिर्फ आपको जानती थी। आप ही इनकी इकलौती दोस्त थी और आप ही दुश्मन निकली। वो रवानगी से कहता हुआ एमन को शॉक्ड कर गया था। मैं बताता हूँ आपने ये साजिश किस तरह प्लान की होगी। जैसे ही आपको पता चला कि अंशाल आपके घर अकेली आ रही है तो आपने फ़ौरन से अपने साथी को इन्फॉर्म कर दिया होगा ताकि वो बीच रास्ते में ही अंशाल को अगवा कर ले और आप बेचारी बनकर अपने घर में मज़े से अंशाल की गुमशुदगी का सोग मनाएं। यही सब किया है ना आपने मिस एमन रऊफ सिद्दीकी? एमन को शौक देखकर वो खामोश हुआ था। जिस दोस्त ने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, आप ही की उस ही की पीठ पर में खंजर घूमते हुए आपको ज़रा शर्म नहीं आई? क्या बिगाड़ा था इसने आपका? अरे दौलत चाहिए थी तो ये ऊंचे और नीच काम करने की ज़रूरत क्या थी? आंखें मेचे हुए महराज की कड़वी बातें सुन रही थी। बताएं मिस एमन, वो सर्द महरी से पूछ रहा था। बस महराज बस महराज को एमन की बुलंद आवाज़ ने खामोश कर दिया था। नहीं किया है मैंने अंशाल को किडनैप। मैं क्यों करने लगी इसे किडनैप? मेरे लिए वो बहुत अजीज़ है सर, और जब मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ तो मैं क्यों करूँगी ऐसा? तवातर आंसू बहाती हुई वो चिल्लाई थी। अरे दौलत के लिए इंसान क्या कुछ कर जाता है। आपने तो फिर अपनी दोस्त किडनैप करवाई है। ज़मीन जायदाद और उसके जैसी शान शौकत के लिए दिन दहाड़े बंदे मरवा दिए जाते हैं। आपने तो फिर किडनैपिंग ही करवाई है। मिस एमन मान जाए ना, कसम खुदा की बहुत कम चार्जेस के साथ आपकी सज़ा भी कम करवा दूंगा। महराज ने इसे उकसाया था और उकसाई गई थी। मैंने नहीं जानती अंशाल को किडनैप किसने करवाया, मगर एक शख्स है जो 7 साल से अंशाल का पीछा करता आया है। हो ना हो वही है अंशाल की किडनैपिंग के पीछे। एमन रवानगी से बोली। आप सच कह रही हैं? संजीदगी से पूछ रहा था। मैं सच कह रही हूँ, आंखों में अभी भी पानी लिए हुए थी। कौन है वो शख्स? एमन की बात पर यकीन करते हुए महराज की छठी हिस्स बेदार हुई थी। मैं नहीं जानती, इसे बस इतना जानती हूँ, इस वाक़े के बाद अंशाल ना अकेली स्कूल कॉलेज आई और ना ही कभी मेरे घर। वो बताती हुई पुरसुकून हुई थी। कैसा वाक़या? महराज वापस से इसके सामने आ बैठा। 7 साल पहले अंशाल को मैंने एक पार्क का बताया था, मगर वो पार्क के बजाय पब्लिक पार्क जा पहुंची थी, जहां इसका तसादुम किसी सिंधी लड़के के साथ हुआ था। महराज की पेशानी में बल पड़े थे अहमद की बताई गई बात पर। वो वहां से रोती हुई आमना बी के साथ घर आई थी। ये आमना बी कौन है? एमन की बात बीच में काटता हुआ वो चेहरे पर संजीदगी के तासुरात लिए हुआ था। चौहान हवेली की मुलाजमत थी, मुख्तसर सा जवाब दिया था एमन ने। थी मतलब इस वाक़े के बाद वो हवेली से चली गई थी। महराज के दिमाग में आमना बी नाम की घंटी बजी। फिर इस वाक़े के बाद इलियास अंकल ही इसे स्कूल ड्रॉप करने आते थे। वो खामोश हुई थी। ऐसा क्या हुआ था इस दिन? महराज की तशवीश हुई थी। तफसील से नहीं बताया था अंशाल ने मुझे। आंसू साफ करती हुई वो महराज को देख रही थी जो बूहे सुकेड़े हुए था, मगर इस वाक़े के बाद इसे यही लगता था कि कोई इस पर नज़र रखे हुए है। और वो पुरसोच अंदाज में अचानक से बोली। एक दिन तो इसने मुझे कहा भी था कि कोई इसे देख रहा है, मगर मैंने यकीन नहीं किया। हेमन को आज पछतावा हुआ था अपनी इस दिन की हमाकत पर। तफसील से बताएं मिस हेमन। महराज को रिलैक्स होकर बैठता देखा। मैं और अंशाल कॉलेज में थे जब इसे महसूस हुआ था कोई इस पर नज़र रखे हुए है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? असद शाह मुराद शाह को जब से पता चला था कि अंशाल की किडनैपिंग का केस महराज के अंडर आ गया है, तब से वो बंद पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। जब ही असद शाह यहाँ मौजूद था इन्हें सफाई पेश करने की खातिर, मुझे क्या खबर थी वो इस केस में मुझे और डीएसपी को दूध में मक्खी की तरह से निकाल देगा। असद शाह खुद भी क्लस रहा था जिससे महराज ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। क्यों, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था महराज की शातिर तबीयत का? मुराद शाह भड़क उठे थे। वो तफ्तीश करेगा तो अहरार सलाखों के पीछे होगा। अहरार के लिए इनकी फ़िक्र बरहक थी।
आखिर को सारे सबूत इसके खिलाफ थे, यही तो बात मुझे भी खाई जा रही है, बताया अब्बू, क्योंकि एम महराज के मामले में किसी की भी नहीं सुनेगा। आपस में हाथ मसलता हुआ वो परेशानी से बोल रहा था। इस तैमूर से बात करो, नहीं कर सकते वो कुछ भी, इनकी वजह से ही तो मैंने कोई सबूत नहीं मिटाए थे। मुराद शाह के बोलने पर वो फौरन से बोला, जेब भर दो इस पुलिस वाले की। एक और मशवरा दिया था इन्होंने, रिश्वत के सख्त खिलाफ है। गुस्से से चबाकर जवाब देता हुआ इस खामोश खड़ा हुआ। कितने दिन नहीं लेगा, आज भेज कर देखो, कल भेजो, कल नहीं तो परसों, तो इसकी रिश्वत की सख्त खिलाफी पैसों के बोलते दब वो के पैसों की बू तले दब जाएगी। हकारत से बोलते हुए वो वहाँ से गए थे, जबकि असद शाह परेशानी में अपनी पेशानी पर हाथ फेरता हुआ मजीद परेशान हुआ था। कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई देख रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। प्लेग्राउंड के चारों इतराफ नजरें दौड़ाती हुई वो सहमे हुए लहजे में बोल रही थी। तुम्हें ना वहम होने लग गए हैं यार। अंशाल की बात हवा में उड़ाती हुई वो हाथ में पकड़ी चिप्स के मज़े उड़ा रही थी। नहीं यार सच में, अंशाल अब की बार खफगी से बोली। अच्छा कहाँ है कोई, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। वो अब भी मजाक समझ रही थी। वहाँ साइड पर बने बंद कमरे की सिमत इशारा करती हुई अंशाल रूहान से हुई थी। पर वहाँ तो कोई नहीं है, हेमन ने संजीदगी से कहा था। कोई है वहाँ, रूहान सी होती हुई वो अपनी जगह से उठी थी। ओके फाइन, देखते हैं। एमन भी इसके साथ खड़ी हुई थी और अंशाल के पीछे चल दी। आगे अब तुम जाओगी। प्लेग्राउंड के आखिरी हिस्से में बिना बना सा ये छोटा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम ही आते थे। ओके रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना, एमन इसे कहती हुई वहाँ किसी को ना पाकर तासुब से मुस्कुराती हुई गर्दन मोड़कर अंशाल को देख रही थी। कोई भी तो नहीं है। अंशाल का हाथ पकड़े वो क्लासरूम की सिमत बढ़ी थी। अंशाल जो अब भी पीछे मुड़कर देख रही थी। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई जो मुझ पर नजर रखे हुए है। रूहान सी होती हुई वो एमन की पीठ को देख रही थी। अंशाल को क्लासरूम जाते देख वो शख्स जिंदगी से भरपूर कहका लगा गया था। ओके रऊफ साहब, ओके रऊफ साहब, अब मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी बेटी का, हमारा ताउन करने के लिए उम्मीद है आगे भी आप हमारा साथ भरपूर ताउन करेंगे। महराज इजाज़त लेता हुआ वहाँ से निकला था। ज़्यादा ना सही, मगर इसे इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी जिससे केस सुलझ सकता था। आमना भी और वो पुरस्कार शख्स जिनकी अदम मौजूदगी केस को उलझाए हुए थी। हो ना हो अमजद एसएसपी साहब किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। इन दोनों की मौजूदगी को अक्सर इग्नोर किए वो फ़कत मुस्कुरा रहा था, वरना ऐसे कौन सा ऑफिसर जाए वारदात पर जाते हुए इस तरह मुस्कुराता है। हवलदार बशीर महराज को देखते मुस्कुराते देख अमजद से मुखातिब हुआ था, जो खुद भी महराज को एक नज़र देखकर मुस्कुराया था। मेरे मुताल्लिक बात करने से पहले बशीर सोच लिया करो, क्योंकि मैं अपने मुताल्लिक किसी दूसरे के कमेंट्स बर्दाश्त नहीं करता। रही बात मेरे मुस्कुराने की, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स बिना बात के खुद ब खुद मुस्कुराता है तो क्या वो मोहब्बत जैसे मर्ज में मुब्तला होता है। आम से लहजे में इसने पूछा था, जिस पर बशीर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी नाकामी या कामयाबी ला हासिल शय को सोच कर तो कभी अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता है। महराज अपने मखसूस अंदाज में बोल रहा था, चेहरे पर संजीदगी के तासुरात लिए वो आखिर में मुस्कुराया था। रशीद ने बताया था मीराब मैडम की कॉल आई थी सुबह आपके क्वार्टर की लाइन पर, इसलिए मैं समझा हमारी मैडम मीराब मैडम बनने वाली हैं। बशीर के लहजे में डर साफ आया होते देख महराज इसकी सिमत रुख मोड़ गया था। एएसपी मेहराब आपकी मैडम ही हैं। रही बात मेरे और इनके ताल्लुकात की, तो इनको सोचकर अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो तो ज़्यादा बेहतर है बशीर तुम्हारे लिए। जी सर। महराज के तंबीह करने वाले अंदाज पर वो सर हिलाता हुआ खामोश हुआ। मैं देखता कुछ हूँ, दिखाता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ, और ही हूँ बशीर। मेरी सोच तक पहुँचने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। जबकि महराज रोड पर नजरें जमाए जहन में मचलती सोच पर मुस्कुराया था। साईं, वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ था फ़ौरन से रजब भागता हुआ इसके पास आया था। वालेकुम अस्सलाम, थकान ज़दा लहजे में जवाब देता हुआ वो सोफ़े की पुश्त से सर टिका गया था। साईं, थकान ज़्यादा हो रही है तो मैं दबा दूँ? ऐसे आंखें मूंदे देख रजब ने पूछा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह हनूज़ आंखें बंद किए हुए बोला। साईं, कुछ चाहिए? रजब आजिज़ी से पूछ रहा था। फ़िलहाल तो तुम चले जाओ यहाँ से, आंखें मूंदे वो चबा कर बोला। जी साईं। रजब फ़ौरन से जाने के लिए मुड़ा था। रुको। सीधा होकर बैठता हुआ वो रजब को रोक गया था। बाबा जानी ने खाना खाया है? लहजे में फ़िक्र लिए वो पूछ रहा था। जी साईं। एक बाबा जानी ही तो थे जिनके लिए वो इतना फ़िक्रमंद रहता था, वरना तो वो ख्याल अपना भी ना रखे। मेडिसिन दी थी इन्हें। वो लफ्ज़ों की तमहीद बांध रहा था जो रजब अच्छे से समझ रहा था। बाबा जानी ने मेरे लिए पूछा था। वो अपनी बात पर आया था जिसे कहने से पहले वो दिल में 1000 बार दुआ कर चुका था कि बाबा जानी ने इसके बारे में पूछा हो। आज वो इसकी अजियत ज़ात को ना भूले।
मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। नहीं साईं, अफसरदगी से कहता हुआ रजब अपने साईं की कैफियत से अच्छे से वाकिफ था। गहरा सांस लेता हुआ वो खुद को पुरसुकून करने लगा था, जो फिलहाल नामुमकिन था इसके लिए। कुछ तवक्कुफ के बाद वो फिर से गोया हुआ। बीबी ने खाना आराम से खाया था या कोई नखरे दिखाए थे? अब की बार इसके लहजे में सर्द महरी थी। नहीं साईं, नसीमा ने इन्हें बड़े आराम से खाना खिलाया था। अपने दुखते सर की वजह से अपने पेशानी मसलता हुआ वो बिना तासुरात दिए बड़े आराम से इसे सुन रहा था। जी साईं, चाय ले आऊँ आपके लिए? अपने साईं को पेशानी मसलते देख रजब से फिक्र से बोला। जहर मिल जाए तो वो भी ले आओ। कम अज़ कम हर रोज़ की मौत पड़ने से बेहतर है एक बार मर जाना। बाबा जानी के आज फिर से भूल जाने पर वो करलाता हुआ कहकर अपनी जगह से उठा। तुम जाकर आराम कर लो, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद से ले लूँगा। अपने कमरे की सिमत जाता हुआ वो रुककर बोला था। जी साईं। रजब का जवाब सुनकर वो वहाँ से मुर्दा कदमों से खुद को घसीटता हुआ वहाँ से गया था। या अल्लाह मेरे साईं की हालत पर रहम फरमा दे। अपने साईं को जाते देख रजब दिल ही दिल में अपने साईं के लिए दुआ गो था। कमरे में दाखिल होते ही अपने दर्द से फटते हुए सर को दोनों हाथों में पकड़े हुए बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा था। लेटते ही आंखों से गर्म स्याल आंसू बहने शुरू हुए थे। एक तरफ इसका बदला और दूसरी जानिब वो लड़की जो कसूरवार ना होकर भी इसकी कैद में थी, इसे बेचैन किए हुई थी। दिलो दिमाग में चलती कश्मकश की जंग से लड़ता हुआ वो कबर्ड के पास आया, जहाँ इसका सुकून छुपा हुआ था। मामा जानी, आपके बेटे ने आपका ख्वाब पूरा कर दिया है, पर आप साथ नहीं है मेरे। कबर्ड से बॉक्स निकालता हुआ सिल्वर कलर के बॉक्स पर लब रख गया था। आपकी कमी पल पल खलती है मुझे। मेरी ज़ात ख़त्म हो रही है। आपका बेटा दिन ब दिन मर रहा है मामा जानी। गुलाबी रंग की कांच चूड़ियों को देखते हुए इसकी ग्रे आंखों से आंसू रुआ हुए थे। बाबा जानी हर रोज़ मुझे भूल जाते हैं। हर रोज़ मुझे इन्हें अपनी ज़ात याद दिलानी पड़ती है मामा जानी, और वो हर बार ही मुझे भूल जाते हैं। वो किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था, पर अब मैं थकने लगा हूँ इन्हें अपनी ज़ात, अपनी मौजूदगी याद दिलाते हुए। कहाँ हैं आप? मुझे आपकी ज़रूरत है मामा जानी। आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है। आ जाए ना मामा जानी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो रोते हुए चूड़ियों से ऐसे मुखातिब था जैसे सामने इसकी मम्मा इसके पास मौजूद हो और वो इनके जानों पर सर रखे रो रहा हो। आपके बेटे के पास कोई नहीं है मामा जानी। शाबाशी देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है मुझे। जब मैं अपनी कामयाबों की सिमत बढ़ने लगा हूँ तो क्यों मैं अकेला और कमज़ोर पड़ने लग गया हूँ मामा जानी? मुझे क्यों लगता है वो लड़की मेरे इरादों को कमज़ोर करी है? मामा जानी बच्चों की तरह रोता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठते चला गया। खुद के ही उलझाए हुए धागों में उलझा गया हूँ मैं। खुद की ही जलाई हुई बदले की आग में झुलस रहा हूँ मैं। आ जाए ना आप अपने बेटे के पास। सब पहले जैसा हो जाएगा मामा जानी। आपका बेटा अकेला नहीं रहेगा, मजबूत हो जाएगा। इस बदले को दफना देगा आपका बेटा। बस आप वापस आ जाएं। बाबा जानी भी पहले जैसे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आवाज़ खो रहा था। इस इलियास चौहान से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इसकी बेटी को वापस भेज दूंगा। बस आप वापस आ जाएं हमारी ज़िंदगी में। चूड़ियों को अपने हाथ में लिए वो ज़मीन पर लेट गया था, सिर्फ एक ही ज़िद, एक ही बात के लिए। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।